नमस्कार दोस्तों, जब हम किसी नई और अनजान जगह पर फ्लैट या जमीन खरीदते हैं तो उस जमीन के इतिहास के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं होता। हमें नहीं मालूम होता कि 150 से 200 साल पहले वहां कौन रहता था और क्या वहां किसी प्रेत आत्मा का बसेरा था। आजकल निर्माण कार्य इतनी तेजी से हो रहा है कि जहां कभी लोग जाने से डरते थे वहां अब ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका इतिहास बहुत डरावना होता है। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही एक जगह के बारे में है। दरअसल इस जगह पर पहले एक स्कूल बना हुआ था जहां बच्चों की पढ़ाई होती थी। मगर इस स्कूल से जुड़ी एक बहुत पुरानी और खौफनाक घटना थी जिसने उस स्कूल को आज तक परेशान किया हुआ था। असल में वह स्कूल एक ऐसी जगह पर बनी थी जहां 500 साल से एक पूरे खानदान की आत्माएं भटक रही थी। दिन में तो स्कूल में पढ़ाई ठीक से होती थी, लेकिन रात होते ही ये आत्माएं स्कूल में आकर पढ़ाई करती थीं। ये आत्माएं दिन में दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन रात में जब 12 बजे का समय होता तो स्कूल में शोर शराबा शुरू हो जाता। टीचरों और बच्चों की आवाजें आने लगती जैसे आधी रात को भी वहां पढ़ाई चल रही हो। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझसे शेयर की है। उसके दादाजी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। तो चलिए अब इस कहानी को मेरे दोस्त के नजरिए से सुनते हैं। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं 25 साल का हूं। पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह करीब 30 साल पुरानी है और ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। मेरे दादाजी उस वक्त पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव के स्कूल में शिक्षक थे। स्कूल के मालिक बेहद अच्छे इंसान थे। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। यह स्कूल उनके लिए खास था क्योंकि यह उनकी माता जी की याद में बनाया गया था, इसलिए उनके दिल के बेहद करीब था। स्कूल में पहले से एक चौकीदार काम कर रहा था, लेकिन उसके रिटायर होने के बाद रामलाल नाम का नया चौकीदार रखा गया। रामलाल मालिक के गांव का ही था और उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उसे 24 घंटे स्कूल में रहने से कोई परेशानी नहीं थी। उसे स्कूल से सटा एक छोटा सा कमरा दिया गया जहां वो रहता था। दिन में वह प्रिंसिपल के कमरे के बाहर चपरासी का काम करता और शाम को स्कूल बंद करने के बाद अपने कमरे में खाना बनाता। खाना खाकर वह बगीचे में ठंडी घास पर बैठा रहता और फिर जब नींद आने लगती तो स्कूल का एक चक्कर लगाकर सो जाता। इसी दिनचर्या में उसे कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात करीब 12 बजे के आसपास अचानक एक अजीब शोर से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे की नाइट लैंप बंद हो चुकी थी, शायद बिजली चली गई थी। यह बहुत अजीब था क्योंकि महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था। उसके पास एक टॉर्च थी जिसे ढूंढने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उसने टॉर्च जलाया और कमरे से बाहर निकला। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा तक नहीं चल रही थी और उसे घुटन होने लगी थी। उसी समय अचानक हवा में बच्चों के शोर की आवाजें उभरने लगीं, साथ ही एक आदमी और एक औरत की आवाजें जो बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी आवाजें इतनी स्पष्ट थी कि रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वह सोचने लगा कि क्या गलती से कोई बच्चे और टीचर स्कूल के अंदर बंद हो गए हैं या वह कोई सपना देख रहा है। इसी सोच में डूबा हुआ वह स्कूल के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। अब उसे पूरी तरह एहसास हो गया था कि जो कुछ हो रहा था वह असलियत थी, वह सपना नहीं देख रहा था। अचानक उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई जो उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग तक पहुंच गई और वह वहीं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद उसकी चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। उसे अपने आसपास किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। शायद बारिश शुरू हो चुकी थी क्योंकि उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, जो एक सुखद एहसास दे रही थी। लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था जिसने उसकी आंखें खोलने से रोक रखा था। थोड़ी देर बाद उसने प्रिंसिपल सर की आवाज सुनी जो सबको हटने का आदेश दे रहे थे और उसका नाम जोर से पुकार रहे थे। उनकी आवाज सुनकर रामलाल को जैसे नई जान मिल गई।
रामलाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा कि चारों तरफ दिन का उजाला फैल चुका था। स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और प्रिंसिपल सर को देखकर रामलाल बहुत खुश हो गया। लेकिन अगले ही पल रात की सारी घटनाएं याद आते ही उसका डर फिर से लौट आया। प्रिंसिपल सर ने गहरी आवाज में कहा, रामलाल, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था तुम्हें? रामलाल ने हांफते हुए जवाब दिया, सर, रात को कुछ अजीब सा हुआ। मैं सो रहा था, तभी अचानक से बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी और औरत उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हों। मैं बाहर आया, लेकिन चारों ओर अंधेरा था। फिर पता नहीं कैसे मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह प्रिंसिपल सर के ऑफिस में उनके सामने खड़ा था। वहां कई शिक्षक भी मौजूद थे जो उसकी हालत और रात की बातों के बारे में जानना चाह रहे थे। जब उसने पिछली रात की सारी बातें बताईं, तो सभी लोग हैरान रह गए। प्रिंसिपल सर ने तुरंत सभी को आदेश दिया कि इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि यह स्कूल की बदनामी का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि वे खुद स्कूल के मालिक को इस बारे में बताएंगे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन शाम होते ही वही अकेलापन फिर से रामलाल को घेरने लगा। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार स्कूल के अंदर बाहर 4 बड़ी बड़ी हैलोजन लाइटें लग गई थीं, ताकि रात को बिजली जाने पर भी अंधेरा न हो। मगर इन लाइटों से उसका डर तो खत्म नहीं हो सकता था। किसी तरह खाना खाकर रामलाल अपने कमरे में बंद हो गया। उसने सोच लिया था कि अब चाहे जो हो, वह कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। बैठा बैठा न जाने कब उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो रात के करीब 12 बजे होंगे। फिर से वही कल रात जैसा कोलाहल सुनाई देने लगा। डर के मारे वह कमरे के एक कोने में अपनी चादर में खुद को पूरी तरह से लपेटकर लेट गया। इस तरह से सिमटा पड़ा रहा और जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही वह अपने कमरे से बाहर निकला और अब उसने ठान लिया कि वह अपने गांव वापस जाएगा। वह इस बुथा स्कूल में और नहीं रुक सकता। जैसे ही प्रिंसिपल सर स्कूल पहुंचे, रामलाल तुरंत उनके पास गया और पिछली रात की सारी बातें बताईं। उसने उनसे कहा कि अब वह गांव लौटना चाहता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वहीं अपनी कुर्सी पर बैठा रामलाल सोचने लगा कि उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है और गांव में रहने की भी कोई जगह नहीं है। अब जब उसने बोल दिया है कि वह गांव जाएगा, तो कैसे जाएगा और कहां रहेगा, यह तो उसने सोचा ही नहीं। यही सब सोचते हुए कुछ वक्त बीत गया। तभी वह चौंक उठा जब उसने सामने से स्कूल के मालिक को आते देखा। हड़बड़ाहट में खड़ा होने की कोशिश करते हुए वह नमस्ते सर कहना ही भूल गया। मालिक सीधे प्रिंसिपल के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद रामलाल को भी अंदर बुलाया गया। अब वह प्रिंसिपल और मालिक साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। दोनों ने उससे एक बार फिर से पिछली रात और उससे पहले की रात की सारी बातें विस्तार से सुनी। दोनों ने बिना कोई टिप्पणी किए उसकी पूरी बात सुनी। इसके बाद मालिक साहब ने रामलाल से पूछा, क्या तुम बिना हमारी मदद के गांव जाना चाहते हो? अब रामलाल को अपनी सारी चिंताएं याद आने लगीं। उसने कहा, मालिक, मैं मदद करना चाहता हूं, पर अकेले में मुझे बहुत जल्दी डर लगने लगता है। इस हालत में मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? मालिक ने उसे बाहर भेज दिया और फिर प्रिंसिपल से पूछा, क्या स्कूल में कोई ऐसा जवान शिक्षक है जो इस परिस्थिति में हमारी मदद कर सके और इस बात को ज्यादा न फैलाए? प्रिंसिपल ने थोड़ी देर सोचने के बाद श्रीवास्तव जी को बुलवाया। श्रीवास्तव जी सालों से इस स्कूल में कार्यरत थे और उनकी छवि भी बेहद शांत और समझदार व्यक्ति की थी। और उन्होंने कई बार बच्चों के बीच हुई भयंकर मारपीट के मसलों को खुद ही सुलझाया था। वो बच्चों में बहुत पॉपुलर थे और उनकी सेहत भी जबरदस्त थी। श्रीवास्तव जी स्कूल के खेलकूद के टीचर थे और हमेशा खुशमिजाज रहते थे। जब उन्होंने सारी बातें सुनी तो तुरंत मान गए। फिर मालिक साहब ने रामलाल को बुलाया। जैसे ही रामलाल ने श्रीवास्तव जी को देखा, उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। श्रीवास्तव जी उसे भी बहुत पसंद थे, हमेशा अच्छे से बात करते थे। उनके मदद करने की बात सुनकर रामलाल का डर जैसे गायब हो गया। श्रीवास्तव जी दोपहर में ही घर चले गए थे, लेकिन शाम को स्कूल की छुट्टी से पहले वो वापस आए, अपने साथ एक बड़ा टिफिन और सोने का सामान लेकर।
उन्हें देखकर रामलाल की जान में जान आ गई। जब सभी लोग चले गए तो जाते जाते प्रिंसिपल साहब ने गेट पर अपनी कार रोकी और रामलाल से पूछा, सब ठीक है? डर तो नहीं लग रहा? फिर मुस्कुराकर श्रीवास्तव जी को कुछ अंग्रेजी में समझाया और चले गए। रामलाल को भले उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन इतना समझ गया कि जरूरत पड़ने पर श्रीवास्तव जी फोन कर सकते हैं। रामलाल फटाफट घास पर श्रीवास्तव जी के लिए कुर्सी लगा देता है और 2 कप गर्मागर्म चाय लेकर आता है। उसने दोपहर में ही दूध ले लिया था ताकि श्रीवास्तव जी जितनी बार चाहें उन्हें चाय पिलाई जा सके। श्रीवास्तव जी का साथ पाकर उसे सुकून मिल रहा था, जैसे उसे कभी डर था ही नहीं। अपनी चाय लेकर वह श्रीवास्तव जी के पास घास पर बैठ गया। दोनों चाय पी रहे थे, तभी उन्हें गेट पर मालिक साहब की गाड़ी आती दिखी। दोनों अपनी चाय छोड़कर गेट की ओर दौड़े। मालिक साहब अंदर आए और श्रीवास्तव जी से अंग्रेजी में कुछ बातें करने लगे। रामलाल को उनकी बातें समझ नहीं आईं, पर इतना जरूर समझा कि मालिक साहब भी इस मसले से परेशान हैं और शायद यहाँ कुछ अजीब तो जरूर है। इधर उधर की बातें करते हुए रात के 10 बज गए। श्रीवास्तव जी ने खाने का प्रस्ताव रखा और रामलाल को मजबूर किया कि वो भी साथ में खाए। श्रीवास्तव जी के घर का खाना बहुत लजीज था। दोनों ने खाना खाया और फिर घास पर एक दरी बिछाकर ठंडी हवा का मजा लेने लगे। करीब 11:30 बजे जब नींद आने लगी तो दोनों अपने अपने बिस्तर में सोने चले गए। रात के बीच में रामलाल की नींद खुली तो देखा कि श्रीवास्तव जी कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर कुछ देख रहे हैं। वही आवाजें, बच्चों और शिक्षकों का शोर बहुत साफ सुनाई दे रही थी। रामलाल को उठते देख श्रीवास्तव जी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, डर तो नहीं लग रहा? चलो अंदर चले। रामलाल ने सिर हिलाकर हामी तो भर दी, लेकिन दिल में उसका डर अपने चरम पर था। रामलाल की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि मानो वो मीलों दूर से भी सुनी जा सके। स्कूल के अंदर बाहर हर तरफ हैलोजन लाइटें जल रही थीं, लेकिन उन आवाजों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। ऊपर की मंजिलों पर बिजली जल बुझ रही थी और उन्हीं कमरों से आने वाली आवाजें अब चीखों में बदल रही थी। रामलाल और श्रीवास्तव जी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे पहले कमरे के पास पहुंचे, श्रीवास्तव जी ने झटके से दरवाजा खोला। अंदर देखकर दोनों चौंक गए। कमरा एकदम शांत था, बिजली के बल्ब बंद थे और कोई गड़बड़ का निशान भी नहीं था। बस एक चीज अजीब थी, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था जो किसी अजीब भाषा में था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। हालांकि स्कूल के नियमों के हिसाब से हर टीचर कक्षा खत्म होने के बाद ब्लैक बोर्ड साफ करके ही जाता था। ऐसा ही हाल दूसरे और तीसरे कमरे में भी था। जब दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो अचानक जोर से आवाज आई। पहली मंजिल के एक कमरे से बेंच और टेबल उड़ते हुए नीचे गिरते साफ दिखे। दोनों दौड़कर नीचे पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। जब वे फिर से पहली मंजिल के कमरे में गए तो सब कुछ सामान्य था। तभी टीचर की टेबल अचानक हवा में उठी और तेजी से श्रीवास्तव जी की तरफ आई। रामलाल ने तुरंत श्रीवास्तव जी को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद उस टेबल की चपेट में आ गया और घायल हो गया। श्रीवास्तव जी उसे उठाकर कमरे में ले आए और स्कूल बंद कर दिया। थोड़ी देर में सुबह हो गई और मालिक साहब और प्रिंसिपल आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत रामलाल को अस्पताल भिजवाया। श्रीवास्तव जी ने मालिक साहब और प्रिंसिपल को पूरी घटना बताई, जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गए। रामलाल को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने के बाद मालिक साहब, प्रिंसिपल और श्रीवास्तव जी तीनों प्रिंसिपल के कमरे में बैठ गए। श्रीवास्तव जी ने विस्तार से पूरी घटना सुनाई। इसके बाद वे सभी उस जगह गए जहां रामलाल को चोट लगी थी। ब्लैक बोर्ड पर वही अजीब भाषा अभी तक लिखी हुई थी। प्रिंसिपल ने बारीकी से देखा, लेकिन वह स्कूल के किसी भी टीचर की लिखावट से मेल नहीं खाती थी। वहां पड़ी टेबल भी बहुत बड़ी और भारी थी, जिसे उठाना किसी एक या दो इंसान के बस की बात नहीं थी। मालिक साहब अपने पुश्तैनी स्कूल में हो रही इस अजीब घटना से बेहद चिंतित और दुखी दिख रहे थे। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं कुछ दिन और खुद कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कुछ हल नहीं निकला तो पुलिस को बीच में लाना पड़ेगा। मालिक साहब ने ये बातें कहकर फोन पर किसी से बात करना शुरू कर दिया। दिन तो बिना किसी दिक्कत के निकल गया,
बच्चों को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन शिक्षकों में रामलाल की गैर मौजूदगी को लेकर काफी उत्सुकता थी, पर किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका। शाम को प्रिंसिपल साहब ने स्कूल बंद करके चाबी ली और आखिर में निकल गए, स्कूल को रात भर के लिए अकेला छोड़ दिया। इस तरह 3-4 महीने बीत गए। रामलाल अस्पताल से ठीक होकर अपने गांव चला गया। इस बीच की सारी घटनाओं के बारे में सिर्फ मालिक साहब, प्रिंसिपल और श्रीवास्तव जी को ही जानकारी थी, किसी और को कुछ पता नहीं चला। असल में मालिक साहब के गांव के पास जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जिन्नात को बंदी बना सकते हैं और किसी भी बाधा से छुटकारा दिला सकते हैं। जब मालिक साहब रामलाल को गांव छोड़ने गए, तब उन्हें महात्मा जी का ख्याल आया। महात्मा जी का नाम स्वामी बजरंग जी महाराज था, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ स्वामी जी कहते थे। वे गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे एक प्राकृतिक गुफा में रहते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि किसी को भी पहली नजर में डर लग सकता था। वो करीब 6.5 फुट लंबे, सांवले रंग के, झक सफेद बाल और दाढ़ी वाले थे। उनकी आंखें इतनी सुर्ख थी जैसे जवा फूल की पंखुड़ियां। उंगलियों में कई रत्न जड़े हुए थे और उनकी आवाज काफी भारी थी, और वे हर वाक्य के बाद जोर से एयूएम बम का जयघोष करते थे। जब स्वामी जी को पहली बार शनिवार की छुट्टी वाले दिन स्कूल लाया गया, तो उन्होंने गेट पर पहुंचते ही रुककर हल्की गुर्राहट की आवाज निकाली, जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखकर गुर्राता है। फिर उन्होंने घास पर अपना आसन बिछाया, आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और कमंडल से थोड़ा जल निकालकर उस पर फूंक मारी और स्कूल की ओर फेंका। अचानक स्कूल के सामने की घास पर कोहरा सा जमा होने लगा और वही बच्चों का शोर, शिक्षकों की डांट सुनाई देने लगी। स्वामी जी ने ऊंचे स्वर में सबको चुप होने का आदेश दिया और चारों तरफ तुरंत शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे किसी कक्षा में प्रधान अध्यापक ने घुसकर शरारती बच्चों को डांट दिया हो। मालिक साहब, प्रिंसिपल साहब, श्रीवास्तव जी और गांव के कुछ लोग जो स्वामी जी के साथ आए थे, चुपचाप पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। स्वामी जी महाराज लगातार कोई मंत्र पढ़ते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। अचानक शून्य से 4 खूंट प्रकट होते हैं और वो कोहरे के चारों ओर जमीन में अपने आप गड़ जाते हैं। फिर जैसे ही स्वामी जी हाथ घुमाते हैं, उन खूंटों पर अजीब सी बिजली की चमक दौड़ने लगती है, जैसे वो बिजली के तार हों। तभी एक भीषण गर्मी का एहसास सभी को होने लगता है और उस कोहरे से जोर जोर से रोने और याचना की आवाजें आने लगती हैं। आवाजें इतनी असहनीय होती हैं कि सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन स्वामी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर अचानक स्वामी जी अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और उनका मंत्र जाप और तेज हो जाता है। वो सीधे स्कूल के अंदर घुसकर पीछे की ओर बढ़ते हैं और सभी उनके साथ होते हैं। जब वो एक जगह रुकते हैं तो जोर से आवाज देते हैं, खुल जा। सब आश्चर्य से देखते हैं और वहां की जमीन के ऊपर से मिट्टी हट जाती है। एक पुराना कुआं जो पत्थरों से ढका हुआ था, बाहर आ जाता है। पत्थर अपने आप अलग होते रहते हैं और थोड़ी देर में कुएं की तली नजर आ जाती है, जहां कई मानव कंकाल पड़े होते हैं, बच्चों के और वयस्कों के। स्वामी जी जब वापस चलने लगते हैं तो वो कंकाल उनके पीछे ऐसे तैरते हैं जैसे वो किसी रस्सी से बंधे हों। अपने स्थान पर बैठते ही कंकाल अपने आप होना चाहते हैं, लेकिन उनका जवाब आता है, पर कोई समझ नहीं पाता। अब स्वामी जी ने फिर से अपने हाथ ऊपर उठाए। थोड़ी देर में वहां अपने आप एक हवन कुंड बन जाता है। स्वामी जी ने कमंडल से थोड़ा जल लिया और जैसे ही उस हवन कुंड में छिड़का, वहां मौजूद हर इंसान डर गया। उस हवन कुंड में भीषण अग्नि प्रज्वलित हो उठी, लपटें आसमान छूने लगी। अब स्वामी जी ने फिर से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। सभी आश्चर्य से देखते रहे कैसे एक एक कर 15 बच्चों के कंकाल उस कोहरे से निकलकर कुंड में समाहित होते गए। फिर 4 वयस्कों के कंकाल भी कुंड में समाहित हो गए। उसके बाद कोहरा पूरी तरह गायब हो गया और वो खुटे और बिजली स्वामी जी महाराज के शरीर में समाहित हो गए। फिर स्वामी जी उस स्थान पर पहुंचे जहां कुआं निकला था। उन्होंने उस कुएं को मंत्रों से बंद कर दिया, इस तरह से ढक दिया कि कोई भी नहीं जान सके कि वहां एक कुआं था। जब स्वामी जी ने अपना बाघ चर्म उठाया तो सब लोग चकित रह गए। उस घास पर ना किसी खूंटे के निशान थे, ना अग्निकुंड के। स्वामी जी महाराज रुके नहीं
और अपने साथ आए लोगों को लेकर वहां से निकल गए। थोड़ी देर में सूरज की पहली किरण निकल आई। स्कूल में एक अजीब सी शांति और ठंडक थी। मालिक साहब, प्रिंसिपल सर और श्रीवास्तव जी सभी लोग बिना शब्दों के प्रिंसिपल के कमरे में निढाल पड़े थे। कुछ घंटों बाद सभी अपने अपने घरों की ओर चल दिए। सोमवार को जब सब आए तो उन्होंने देखा कि रामलाल अपने कमरे में अपना सामान सहेज रहा था। स्कूल के दरवाजे खुले थे और सारे कमरे साफ सुथरे थे, लेकिन सभी के मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा था, आखिर वो कंकाल किसके थे और वो वहां कैसे आए। इस पर किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मालिक साहब, प्रिंसिपल सर और श्रीवास्तव जी में से कोई भी इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात सबको परेशान कर रही थी। जब सुबह वे अपने घर पहुंचे तो मालिक साहब सीधे अपने स्टडी रूम में चले गए। उन्हें याद आया कि उनके पिताजी डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरियों का एक संग्रह वहीं स्टडी रूम में था। वो एक एक कर उन डायरियों को पढ़ने लगे ताकि शायद कुछ इस बारे में लिखा हो जो उन्हें मदद कर सके। हालांकि किसी ने भी साहस करके इस विषय में पूछ नहीं किया था, लेकिन मालिक साहब को प्रिंसिपल सर और श्रीवास्तव जी के चेहरों पर खींची रेखाएं साफ नजर आ रही थी। वो भी किसी उठते हुए सवाल का सटीक जवाब देने के लिए लालायित और तैयार थे। कई दिनों तक वो उन डायरियों में उलझे रहे, लेकिन जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वो भी परेशान हो उठे। तभी उन्हें स्वामी जी की याद आई। उन्हें लगा कि वो ही उन्हें सटीक बात बता सकते हैं। एक दिन वो ढेर सारे फल, मेवे वगैरह लेकर स्वामी जी के आराधना स्थल पर पहुंच गए। स्वामी जी महाराज गहरी आराधना में लीन थे और उनके शिष्यों ने बताया कि इस अवस्था में उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। अतः उनके पास वहीं रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये उनकी किस्मत थी कि शाम होते होते स्वामी जी अपनी साधना से बाहर निकल आए। उनके शिष्यों ने बताया कि स्वामी जी ने उन्हें याद किया है, तो वे उनके साधना स्थल पर पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे, स्वामी जी ने खुद ही सवाल किया, डायरी में कुछ नहीं मिला। भूतकाल की सारी घटनाओं का ज्ञान तेरे पूर्वजों को भी नहीं था। तू जब जानना चाहता है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया, उसे अभिमंत्रित किया और अपने सामने जमीन पर फेंका। वहां एक ज्वाला उत्पन्न हो गई। वे मंत्रों का उच्चारण करते रहे और वो ज्वाला ऊंची उठती रही। उस ठंडी रात में उस ज्वाला की गर्मी पूरे इलाके को अजीब सी गर्माहट से भर देती थी। अब उन्होंने सभी को बैठने के लिए कहा और बताना शुरू किया। ये कहानी करीब 500 साल पुरानी है। उस समय यहाँ सिर्फ जंगल हुआ करता था। उस जंगल में अलग अलग लोगों की टोलियां परिवार की तरह रहती थीं और उनके चारों ओर वन्य जीवन पर निर्भर करती थी। आज जिस जगह आपका स्कूल बना है, उसी जगह एक टोली अपनी झोपड़ियां बनाकर परिवार के साथ रहती थी। अपना पानी पाने के लिए उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें भरने वाले पानी का इस्तेमाल करने लगे। एक बार गर्मियों में यहाँ भीषण आग लग गई जो चारों ओर धू धू कर जल रही थी। इस परिवार को अपनी चपेट में लेने लगी। तब उस गर्मी से बचने के लिए वे सभी उस पानी के कुएं में कूद पड़े, लेकिन अनजाने में समय से पहले ही मौत के साए में समा गए। समय बीतता गया और उनकी अतृप्त आत्माएं वहीं घूमती रहीं, वही पानी का कुआं उनका ठिकाना बन गया। फिर एक समय आपके पूर्वजों ने इस जगह को एक स्कूल में बदल दिया। अब इन अतृप्त आत्माओं को खेलने के लिए एक जगह मिल गई। दिन भर वे बिना किसी को तंग किए वहां पढ़ाए जा रहे चीजों को समझने की कोशिश करते और रात को उन चीजों को फिर से प्रतिबिंबित करते। यह कई सालों तक निर्बाध चलता रहा, लेकिन जब आपने रामलाल को नियुक्त किया तो उसने कोलाहल को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई और इसकी जांच शुरू कर दी। इससे उन आत्माओं को परेशानी होने लगी और वे गुस्सा हो गईं। लेकिन जैसे ही उन्हें मुक्ति मिली, सब कुछ शांत हो गया। कुछ और पूछना है? मालिक साहब ने बस हाथ जोड़कर सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया और उठकर प्रणाम कर घर की ओर चल दिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और
हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।